आज का जो टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, हाँ चल रहा है, 24 पर चल रहा है। ठीक है, टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। एक्चुअली क्या होता है, जीडीपी मीन्स यू नो वेरी वेल टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, इसको कहते हैं जीडीपी। एंड वेलफेयर मीन्स यहाँ पर होता है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम वेलफेयर बोलते हैं। खास करके आप उन लोगों को बोलेंगे लाइक पुअर पीपल हो गया, या आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग या बिलो मिडिल क्लास, इस तरीके के लोगों को कंसीडर कर सकते हो। एक्चुअली हम यहाँ पर रिलेशन बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। नॉर्मली वी नो डैट कि अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है, जीडीपी किसी भी कंट्री का इंक्रीज होता है, तो हम ये कहते हैं कि वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है ना, तो हमें ये लगता है कि लोगों की इनकम भी क्या हो रही, बढ़ रही है। इनकम बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट जो आपका किसी भी कंट्री का अगर आप मेजर करना चाहते हो कि ये कंट्री डेवलप्ड है या ये कंट्री का ग्रोथ रेट क्या है, तो आप पहले क्या देखते हो, जीडीपी देखते हो। जितना जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स लोगों का वेलफेयर, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही इंप्रूव हो रहा है, राइट। ये नॉर्मली हम कहते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इस जीडीपी एंड वेलफेयर में हम यही पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं कि जीडीपी इंक्रीज होने के बावजूद वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता है। कंट्री का इनकम, जीडीपी मींस कंट्री का इनकम इंक्रीज होने के बावजूद लोगों का वेलफेयर, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज ही नहीं आ रहा है। आप देखिए इंडिया में, देखिए कि डे बाय मतलब ईयर बाय ईयर जीडीपी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई लोगों को आपने देखा होगा 2 साल पहले भी वही हाल था, 2 साल बाद भी उसकी वही हाल है। समझ में आ रही बात? 2 साल पहले भी उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी थी और आज भी उतनी है, लेकिन जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो आप इसको लिमिटेशंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट जो इस साल का जो पेपर था 2022-23 में, इसमें से एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके वजह से, जिसके कारण आई मीन जीडीपी तो इंक्रीज होती है लेकिन लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका राइज इन प्राइस। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पढ़ाया था। बेटा 11th क्लास में इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा आपने स्टैटिस्टिक्स में, है ना। 2020 में फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ए है जिसका प्राइस है 10 और क्वांटिटी है सपोज 100। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट है ए, तो टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है इन अ कंट्री। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया इन अ मॉनेटरी टर्म्स 1000। 2022 में प्राइस इंक्रीज हो गया 10 से 12 और क्वांटिटी उतना ही है 100, तो जीडीपी कितना हो जाएगा
1200। जीडीपी तो इंक्रीज हो गया, राइट। लेकिन एक बात बताओ, क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? प्रोडक्शन इतना ही है। ये तो जो जिस प्रोडक्ट की प्राइस पहले आप 10 रुपए पे कर रहे थे, सेम प्रोडक्ट की प्राइस कितना पे कर रहे हो? 12। 2 रुपए और ज्यादा पे कर रहे हो, आपके लिए तो और नुकसान है ये। समझ में आ रही बात? अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती, क्योंकि प्रोडक्शन कौन करेगा? लेबर और मशीन, राइट। तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए लेबर भी तो चाहिए। तो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पर विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन आपकी जीडीपी इंक्रीज हो गई ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो वेलफेयर कैसे इंक्रीज होगा? होगा? नहीं होगा। तो अगर जीडीपी प्राइस के राइज होने के कारण इंक्रीज हुआ है तो वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। आया समझ में? क्लियर है? दूसरा क्या है देखिए, सेकंड है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो 2020 में मैं एक इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूं, राइट। जो टोटल जीडीपी था फॉर एग्जाम्पल वो सपोज 5 lakhs CR का है फॉर एग्जाम्पल, और कंट्री का जो पॉपुलेशन है सपोज 130, नहीं पॉपुलेशन को रुपीज में नहीं लिख सकते हम, 130 CR है। क्लियर है? ये क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अगर पर पर्सन इनकम निकाले, पर पर्सन इनकम को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम, ओके। तो टोटल जो कंट्री का इनकम है वो कितना है? 5 लाख करोड़। और ये कितने कितने लोगों में बटेगा? 130 CR में। 130 करोड़ पॉपुलेशन है तो 130 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। CR है ना, तो ये जो आपका CR है यहां देखिए ये कट गया, 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 13 3 जा 39, कितना बचा? 11, मतलब 110। 13 6 जा 102, कितना बचा यहां पर? नहीं 108, सॉरी 2 20। 13 1 जा 13 7, 13 5 जा, ठीक है। और ये कितना है? 50,000 है ना? कितना आ रहा है? अच्छा मैंने 8 बोला लेकिन लिखा 6 है। कितना है? 3846.15, ठीक है। नहीं करोड़ नहीं आएगा ना, CR तो कट गया, ठीक है। तो ये आया आपका पर पर्सन इनकम, ओके। चलिए 2022 में जीडीपी इंक्रीज हो गया फॉर एग्जाम्पल 5 लाख से 6 लाख CR, ठीक है। या एक सेकेंड, 5,50,000 CR,
लेकिन पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, बस जस्ट इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूं, 138 CR, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखना कितना आ रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, इसको मैं 520 ले रहा हूं। अब करो डिवाइड, कितना आ रहा है। 3768। हाँ, पर पर्सन इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो आ रहा है, वो आ रहा है आपका कितना बताना, 3768 पॉइंट डबल वन। तो जीडीपी इंक्रीज हुआ और साथ साथ पॉपुलेशन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पर पर्सन हमारा इनकम पहले से क्या मिल रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कोई फायदा हुआ जीडीपी इंक्रीज होने का? नहीं। जो पर हेड अवेलेबिलिटी है वो तो और कम हो गया। हुआ तो 5 से 5,20,000, पहले 5 लाख था, अब 5,20,000 हो गया, हुई है ना। लेकिन साथ क्या हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। अगर रेट ऑफ राइज इन पॉपुलेशन मोर देन है रेट ऑफ राइज इन जीडीपी, तो जीडीपी इंक्रीज होने का कोई फायदा नहीं है। सर अगर पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी तब तो होगा, फिर तो वो बिल्कुल होगा। लेकिन हम तो वो, कम हो गई, हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन कम हो गई, हाँ तो भी होगा। तो हम तो वो कंडीशन ले रहे हैं कि जिस कंडीशन में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर ये चीजें नहीं हो सकती, जैसे इस कंडीशन में। लिमिटेशंस का मतलब तो यही है ना कि जहां पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसा होता है कि पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा राइज हो गया देन परसेंटेज राइज इन जीडीपी, तो आपका जीडीपी इंक्रीज होने का कोई फायदा नहीं है, वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, इवन सेम या और डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दूसरा लिमिटेशंस है, ठीक है। तीसरा, बोलो। सर फिर कोविड टाइम पे तो जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा। नहीं, सर फिर अगर पॉपुलेशन कोविड टाइम में तो जीडीपी और कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हो गया था। कोविड टाइम में तो पर पर्सन इनकम, वो तो पैंडेमिक है, पैंडेमिक में तो पर पर्सन इनकम और प्रोडक्शन ही बंद हो गया था, ठीक है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है थर्ड, एक्सटर्नलिटीज। Externalities refer to those things for which people are not paid or penalized. ठीक है, ये वो चीजें हैं जिसके लिए पब्लिक को ना ही पे किया जा, मतलब पे करते हैं पब्लिक, और ना ही उसको पेनलाइज्ड किया जा रहा है। मतलब उसको लाइक कोई पेनल्टी उसको मतलब इम्पोज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पार्क बनवा दिया, तो क्या आप उस पार्क के लिए पे कर रहे हैं उनको? लेकिन आप वहां जाके सुबह सुबह जाके रनिंग कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, वो तो आपका भाई उसको यूज तो कर रहे हो बट पे नहीं कर रहे हो ना। तो ये क्या है, एक्सटर्नलिटीज है। या आप सपोज यहां पर क्या कर रहे हो, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, जैसे इतने व्हीकल्स वगैरह चल रहा है, या कहीं भी हम कूड़े को फेंक देते हैं, या हम बहुत सारी चीज़ें नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है।
तो क्या अब आप उसके लिए पेनलाइज्ड किए जा रहे हैं? नॉर्मल पीपल तो नहीं किए जा रहे। एक बार को चलो इंडस्ट्री पेनलाइज्ड किया जा रहा है, बट नॉर्मल पीपल तो नहीं कर रहा है, किया जा रहा है। समझ में आ रही बात? गांव में लोग जो है लकड़ी से खाना बनाते हैं, तो क्या उसको पेनलाइज्ड किया जा रहा है कि आप क्यों बना रहे, इससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है? नहीं। या गाजीपुर में ये जो पहाड़ है, देखा है ना आपने, इसको साफ सफाई करने के लिए पैसा ले रही आपसे गवर्नमेंट? नहीं। तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये है कि जिसके लिए ना तो आपको पे करना होता है और ना ही आप पेनलाइज्ड होते हैं। और ये दो तरह का होता है एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। एक आपका होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जो पार्क वाला मैंने एग्जांपल दिया वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, ठीक है। और जो मैंने पॉल्यूशन वाला दिया वो क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। राइट। तो गवर्नमेंट ने अगर सपोज फ्री योगा, अभी दिल्ली सरकार ने, आप सरकार ने फ्री योगा प्रोग्राम निकाला था, हर पार्क में योगा टीचर्स थे वहां पर, पता है आप लोगों को? नहीं, हर पार्क में योगा टीचर्स थे और फ्री में जो है वो योगा प्रोग्राम निकाल रहे हैं। योगा डे पे नहीं, नॉर्म जनरल डे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जनरल डे में इवन मेरी सिस्टर भी योगा सिखाती है, ठीक है, तो उसमें भी उसने जॉब किया है। अरे बात समझ में, सुनो इधर, जो योगा प्रोग्राम में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट उन पर खर्च कर रही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ाया था ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, तो वो तो आएगा हमारे जीडीपी में। जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है ना, गवर्नमेंट जो खर्च कर रहा है पार्क बनाने में या योगा को सिखाने में, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो तो जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है वो। लेकिन ये बताइए कि क्या उस पैसे से कोई प्रोडक्शन हो रहा है? जीडीपी किसको कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन को। तो योगा से क्या प्रोडक्शन हो रहा है बताओ? यस, लोगों का वेलफेयर अगर देखें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन अ मॉनेटरी टर्म्स नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये अगर गवर्नमेंट पार्क बनाने में या योगा पर खर्च करती तो हमारी जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, लेकिन पर पर्सन इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसीलिए इसको लिमिटेशंस बोला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। पेपर में आता है डिफाइन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, राइट। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पॉल्यूशन क्रिएट करते हो तो आपके इसके लिए पेनलाइज तो नहीं किए जा रहे हैं आप, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको कंट्रोल करने के लिए खर्च कर रही है। इतना एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये जो आपका क्या नाम है, क्या कह रहा है, जो यमुना नदी है, इसको साफ सफाई करने के लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना? नहीं कर रही है? तो भाई कर रही है ना। हमने इतना ज्यादा गंदा कर दिया कि साफ सफाई करने में भी एक जनरेशन लग जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो साफ कर रही है अपनी साइड से, तुम गंदा कर रहे हो। सही बात है, तेरी बात कौन कर रहा है? अरे बात समझ में। तो ये जो गवर्नमेंट ने खर्च किया उसको साफ करने में या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उससे कोई प्रोडक्शन हो रहा है? बताइए। वो जो खर्चा जो उसने किया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये गाजीपुर का जो पहाड़ है, ये जो कूड़े का, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए जो पैसे खर्च करा, क्या उससे कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है? ये बताओ, हो रहा है? खत्ते पे इससे बिजली बनाने की रोड बन रही है, इससे कचरे से, और इससे बिजली कहाँ बन रही है? ये हमारी नाले वाली रोड है, इसको पूरे कचरे से बनाया गया, नीचे इसके कचरे ही दबा पड़ा। मतलब कचरे से इसलिए बनाया जा रहा है। एक सेकेंड, पहली बात तो ये है कि कचरा था तो उसको यूटिलाइज किया गया,
राइट। उसका मोटिव ये नहीं था कि कचरा पहले इकट्ठा करना है फिर उसको रोड के अंदर दबाना है। समझ रहे हो मेरी बात? वो तो आजकल हम वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई कि हमारे पास जो भी वेस्ट है आप कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। इवन वेस्ट से आप प्लास्टिक ऐसे वेस्ट है कि बहुत सारे, जैसे पन्नी है आपका, पॉलीथीन है, उससे टेबल बन जाता है, चेयर बन जाता है किससे? पॉलीथीन से। यस, बैठता किससे होगा? ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि पॉलीथीन लगा दिया, ठीक है, उसका प्रोसेस होता है भाई, ब्रेक डाउन करके ठीक है, प्रोसेस होता है, बहुत सारे चीजें ऐड होती है उसमें। समझ में आ रही बात? तो वो तो आप वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। बट मोटिव आपका क्या है कचरा करने का? मतलब ये नहीं है ना कि उसको यूज करना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो इसको कहा जाता है, सुन लो प्लीज सुन लो, इसको कहा जाता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्लियर है? तो इस पे गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है उससे कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट। जीडीपी में आएगा, जीडीपी इंक्रीज होगा, लेकिन गुड्स एंड सर्विस जो है इससे प्रोडक्शन जो है इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए इसको लिमिटेशंस बोलते हैं, वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। ओके, आ रहा है समझ में? उसके बाद पर पर्सन इनकम, उसके बाद आपका फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है तो भी जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। अनइक्वल का मतलब यहां पर यह है कि द रिच बिकम्स मोर रिचर एंड द पुअर बिकम्स मोर पुअरर। ठीक है। एक मान लीजिए डॉक्टर का क्लिनिक है, डॉक्टर महीने का 3 लाख कमा रहा है और उसमें साफ सफाई करने वाला बंदा महीने का 5,000 कमा रहा है। ठीक है। और रेंट भी दे रहा है, वो जाके घर पे 3,000 रुपये रेंट दे रहा है, 2,000 रुपये बचे, उसमें बीवी भी है, बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है, मेडिकल खर्चे भी, खाना भी है। वो क्या बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पा रहा होगा? लेकिन वही अगर साफ सफाई वाला किसी रेलवे में अगर उसका जॉब लग जाता है या किसी हॉस्पिटल में उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाता, वहां पर भी अगर टॉयलेट साफ करता तो महीने का उसको 25,000 रुपये मिलता। ठीक है। अरे बस बिहार में तो ढूंढते हैं, हाँ, कोई मिल जाए झाड़ू पोछा करने वाला। ठीक है। बहुत शौक से अपने बेटी का ब्याह करा देते हैं उसके साथ। मेरी बेटी सिक्योर है, कोई भी कोविड पैंडेमिक हो 25,000 आना है। बिहार में इंडस्ट्री तो है नहीं, तो वहां पर नहीं, इंडस्ट्री कहाँ है इतना? शुगर मिल आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, इतना कहाँ है? इसीलिए तो सब तो वहां से क्या होता है कि मैक्सिमम जो बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है या ठीक है, वो 10th पास करके सीधा कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं और दिन रात नो डाउट मेहनत करते हैं। 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल वो कर रहा है। तो कोई रेलवे में चला गया, कोई आईएएस बन गया। चलो आईएएस बन गया तो चलो एक हायर लेवल की बात कर रहा हूं। एक जो ग्रुप होता है जहां पर आप नॉर्मल डी ग्रुप, मतलब सबसे लोअर काम मिलेगा आपको। रेलवे की पटरी की साफ सफाई करना या गेटमैन का या हरी झंडी दिखाना रेलवे में, उसी तरह हॉस्पिटल, अलग अलग जगह अलग अलग काम है, राइट। उसमें सैलरी कितनी है? 30,000 35,000। आजकल के इन्फ्लेशन में अगर कोई 35,000 कमा रहा है तो मुझे लगता है कि अगर एक अच्छे घर में रह रहा है तो 12,000 तो रेंट जाएगा उसका, 12-15। वो भी ये नॉर्मल फेज 3 जैसे एरिया में नॉर्मल। अगर कोई अच्छे फ्लैट में रहना चाहे, लग्जरी लाइफ तो वो जिएगा ही नहीं। वो कैसी लाइफ जीता है? मिडिल क्लास। लेकिन जब वो डॉरी डिमांड करता है तो लग्जरी, 15 लाख 20 लाख, गाड़ी दो, ये दो वो दो। तो माई क्वेश्चन इज दैट, मतलब आई वॉन्ट टू से दैट
कि ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट 7 पे कमीशन भी दे रही है उन लोगों को जो पियोन भी काम कर रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स है हमारे कंट्री में वो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना, 8-10 घंटे जॉब करते बेचारे जो लोग लिटरेट नहीं है, छोटा मोटा काम करते, सैलरी 7-8 हजार मिल रहा है, उसमें क्या उसका खर्चा पानी चलेगा। उसी को कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो भले ही कितना भी कंपनी का प्रोग्रेस हो जाए, कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं होना, वो गरीब ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो वहां पर जीडीपी का इंक्रीज होने का कोई फायदा नहीं है, वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। जो हैंडफुल लोग हैं, हैंडफुल मतलब जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो उसके पास और पैसा आ जाएगा, और जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे। राइट, तो ये 4th पार्ट है, आया समझ में। ठीक है, और 5वां जो है क्या क्या बता दिया, राइज इन प्राइस, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक्सटर्नलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, एक और देखो, पॉजिटिव नेगेटिव और भी होगा एक, देखना। हाँ, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस याद आ गया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ये वाला आया था इस बार पेपर में। ठीक है, कुछ ऐसे काम हैं जो कि हम फैक्टर सर्विस देते हैं, लेकिन उससे कोई मॉनेटरी टर्म्स जो है नहीं मिलता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूं। ठीक है, तो इससे मेरा वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट पैसे मिल रहा है, मैं इसके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैनेज कर पा रहा हूं, तो मेरा वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं किसी रिलेटिव के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, या अपने भाई बहन को या अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, तो उससे तो इनकम नहीं लूंगा ना। ठीक है, नहीं इतने मतलब पैसों के मामले में कोई नहीं, मैं ऐसा नहीं, मेरे इतना बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, क्रूरता नहीं है अंदर में। ठीक है, अरे बात समझ में। तो आप तो कहोगे इसका मतलब आपकी मम्मी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना के देती है, उसके लिए भी पैसे ले रही होंगे आपसे। नहीं, तुम बनाते हो, इसकी मम्मी तो बनाती होगी। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कोई आप मतलब मैं जैसे एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वहां से तो पैसा जनरेट नहीं होगा ना। राइट, अपने बच्चों को, मैं अपने बच्ची को पढ़ाऊंगा तो उससे तो पैसा नहीं लूंगा ना। ठीक है, अरे बस मेरी बीवी मुझे खाना बना के देती है, उसको मैं थोड़ी पैसा दूंगा, ले पैसा ले आज का। ठीक है, शॉपिंग के लिए तो वो रिश्ता है मेरा उससे, शॉपिंग कराने का। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ी कि तू मुझे खाना, डील थोड़ी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन हुआ है कि तू मुझे खाना बना के दियो, मैं तुझे शॉपिंग कराऊंगा। मैरिज इज नॉट अ डील। जो डील वाला होता है वो डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप काम करते हैं लेकिन आपको मॉनेटरी टर्म्स रिसीव नहीं होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपकी मदर आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, या फॉर एग्जांपल आपका शौक है किचन गार्डनिंग का, आपने छत पर जो है सपोज वो फूल पौधे लगा लिए आपने। ठीक है, और जब सब्जी बनाने का मूड किया तो ऊपर में देखा घिया वहां पर है, चलो उसी को लेकर के बना देता हूँ, है ना। तो वो तो शौक था आपका, वो घिया अगर खरीदते मार्केट से तो वो जीडीपी उसमें आता, नेशनल इनकम में आता, लेकिन वहां पर आपने जो बनाया वो अपने शौक के लिए बनाया, कोई ट्रेड का पर्पस नहीं था। तो वो सब किस में आता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में। वो हाँ लिया, राइट, बिल्कुल लिया, लेकिन वो जो आप वहां से जो भी चीजें लाइक आप कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या फ्लावर्स जो भी अगर वहां पर यूज करते हो तो वो मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर नहीं कर सकते, वो आपका पर्सनल शौक है। समझ रहे हो। ठीक है, तो ऐसे को बोला जाता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इसको हम लगता है कि सामने वाला बंदा काम कर रहा है ना, लेकिन एक्चुअली में उसका वेलफेयर इंक्रीज
नहीं हो रहा है। अब अनुपमा को जानते हो, मुझे ड्रामा आता है। स्टार प्लस। वही तो है, ड्रामा वाला। कितना बेचारे दिन रात कभी बीवी को, सॉरी वो तो खुद बीवी है, कभी कभी बच्चे को, कभी पति को। देखो ऐसा लगेगा कि अगर वो उतना काम घर से बेघर। किसी अदर पर्सन के लिए कर दे, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, अगर वो उतना काम किसी अदर पर्सन के लिए कर दे तो उसको 10-15 हजार एज ए मेड तो सैलरी मिलेगी ना यार। लेकिन वो वहां पर कर रही है, फिर भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर भी साड़ी ऐसे करके पसीना ही पोंछती है वो बेचारी, है ना। अरे बात समझ में। अब बताओ क्या क्वेश्चन है। पहले बीच में तो आदत लग गया था मुझे देखने का, फिर बहुत मेरी दादी ये सब देखते रहते तो मैं वहां पर देखते देखते अच्छा लगने लगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। फिर जब भी आता था स्कूल से खाते समय अनुपमा लगा दिया, फिर मुश्किल से छुड़ाया मैंने उसको। चलो मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो ये ऐसे लिमिटेशंस हैं, बस इतना 5 ही सफिशिएंट है हमारे लिए। ये ऐसे लिमिटेशंस हैं कि आपको लगेगा कि चीजें जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन रियल में वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, राइट। और यू कैन से द टॉपिक इज जीडीपी इन वेलफेयर। और क्वेश्चन अलग से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज पूछ लेगा आपसे, या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पूछ लेगा, या इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बुक दो मैं आपको बताता हूं। लाओ मैक्रो देना, देखो देखो एक क्वेश्चन है, सुनो। मैनेजमेंट ऑफ अ वाटर पॉल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी सेज दैट इट इंश्योर्स वेलफेयर थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मैनेजमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी says that it ensures welfare through its contribution to GDP। मतलब ये कह रखा है कि जब हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो ऑयल पॉल्यूटिंग जो रिफाइनरी होता है उस ऑयल का यूज करते हैं तो वो जीडीपी में आएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से, राइट। तो जब जीडीपी इंक्रीज होगी तो वेलफेयर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये ऐसा वो कह रहा है। ठीक, क्लियर है। आगे पूछ रहा है आपसे डिफेंड और रिफ्यूट। डिफेंड का मतलब आप इस स्टेटमेंट के साथ हैं और रिफ्यूट का मतलब आप इसके अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट हैं। क्योंकि ये इन मॉनेटरी टर्म्स में इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ अ वाटर पॉल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी सेज no, the given statement is not true. The value added by oil refinery to GDP may also be polluting the nearby source of water. Such harmful effects the refinery is causing to people and marine life is not penalized for the same. Thus, these negative externalities are not ensuring the welfare of the economy through GDP. क्लियर है। इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन, पहले समझ लो यार, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तुम लोग कहीं और दिमाग लगा रहे हो। एक सेकंड रुक जाओ। 10th क्वेश्चन है वेजिटेबल किचन गार्डनिंग वाला। जैसे ये है द वेजिटेबल्स ग्रोन इन किचन गार्डनिंग आर फाइनल गुड्स, ये तो फाइनल इंटरमीडिएट वाला है, उसको छोड़ो, हम जीडीपी वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू पेज नंबर 4.81 पे आओ। 4.81 क्वेश्चन नंबर 20, सुनिए ध्यान से। लिखा है सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज। क्लियर है। ऑब्वियसली दिल्ली में देख रहे हो डे बाय डे कार इंक्रीज ही होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है नंबर ऑफ कार्स। एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। आपको बताना है कि जीडीपी एंड वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अगर ये जो कार की जो नंबर ऑफ कार्स जो इंक्रीज होता जा रहा है बिग सिटीज में, तो जीडीपी और वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बता सकते हो। जीडीपी तो इंक्रीज होगा क्योंकि कार प्रोड्यूस हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा,
ठीक है, जीडीपी कैसे देखिए, वेलफेयर इंक्रीज मॉनेटरी टर्म्स में बोल सकते हो, लेकिन वैसे तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को ये शो कर रहा है, क्योंकि जितना कार और के मतलब नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज होगा तो पॉल्यूशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये लोगों के वेलफेयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वो उनका हेल्थ जो है वो सही नहीं होगा। समझ में आ रही बात हो? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। एक और क्वेश्चन है, सपोज सुनो, सपोज अ बैन इज इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ टोबैको, राइट? एग्जामिन इट्स लाइकली इफेक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। वेलफेयर इंक्रीज होगा और आपका जो है जीडीपी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि टोबैको का कंजम्पशन, अगर बैन इम्पोज करेगा टोबैको तो उसका प्रोडक्शन कम होगा ना, तो लोगों की इनकम भी कम होगी। लेकिन वेलफेयर, जैसे बिहार में जो है वो अल्कोहल पर सेल को वो कर दिया है, मतलब सेल बैन कर दिया है, तो वहाँ जीडीपी क्या होगा? वहाँ का बिहार का कम होगा, लेकिन वेलफेयर क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मिलता तो क्या नहीं है यार, मिलता तो सब भी है दुनिया में, पैसा तो सब मिलता है ना? क्लियर है?